नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ की राजधानी में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर भूपेश बघेल अपने आक्रामक तेवरों के साथ मैदान में है। इस बार मुद्दा उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का है, जिसे भूपेश ने न सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है, बल्कि गिरफ्तारी के बाद सरकार गिरने का अघोषित सूत्र भी दे डाला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे पिता को अजीत जोगी ने गिरफ्तार कराया, उनकी सरकार चले गई। मुझे रमन सिंह ने जेल भेजा, बीजेपी की सरकार चले गई। अब मोदी सरकार ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है, अब उनकी सरकार जाएगी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर भूपेश बघेल एक सुनियोजित राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने में जुटे हुए हैं? पहले रिपोर्ट देख लेते, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र सरकार जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस विक्टिम कार्ड में कितना दम है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनके इस दावे ने सियासत में हलचल मचा दी है। भूपेश का कहना है कि उनके पिता को अजीत जोगी ने गिरफ्तार किया तो उनकी सरकार चली गई। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गिरफ्तार किया तो उन्हें भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, इसलिए केंद्र की सरकार भी चली जाएगी। तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हूँ, अब वो लइकल तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दी, ओकर सरकार चल गई। बोला रमन सिंह अंदर करवाई, ओकर सरकार चल गई। अभी मोर लइकल मोदी अंदर करवाए है। भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से एक्शन में है। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, शराब घोटाले में 16 करोड़ लेने के आरोप। कवासी लखमा के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। कांग्रेस ने 22 जुलाई को की आर्थिक नाकेबंदी, प्रदर्शन के दौरान अडानी के मुद्दे को उठाया। भूपेश बघेल दिल्ली में हाईकमान से कर चुके हैं मुलाकात, फिर केंद्र सरकार को ठहराया गिरफ्तारी का जिम्मेदार। बेटे के मुद्दे को केंद्र की राजनीति से जोड़ने की कोशिश, राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने में जुटे बघेल। 2018 में कथित सीडी कांड में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। बाहर आने के बाद भूपेश का राजनीतिक कद और बढ़ गया था। अब उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर भी पूर्व सीएम इसी तरह का दांव खेलने की कोशिश में है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो रमन सिंह ने कहा कि किसी के श्राप से कुछ नहीं होता। सरकार आती है और जाती है, किसके श्राप से क्या होता है उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना। छत्तीसगढ़ में एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है, दूसरी ओर भूपेश बघेल इसे अडानी के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसकी गिरफ्तारी से किसकी सरकार जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भूपेश का विक्टिम वॉर चर्चा में है, जिसके जरिए उन्होंने गढ़ से दिल्ली तक प्रहार किया है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी ने पहले से गर्म शराब घोटाले की सियासत में और उबाल ला दिया है। आरोप है कि चैतन्य ने कथित 16 करोड़ की रिश्वत दी। भूपेश बघेल के तेवर, आरोप प्रत्यारोप तक तो ठीक थे, लेकिन बेटे की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का सत्ता पलट का सिद्धांत न केवल हैरान करता है, बल्कि राजनीतिक रणनीतिक तौर पर भी विश्लेषण की मांग करता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये थी कि 2018 में सीडी कांड में गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल की लोकप्रियता में इजाफा हुआ था और कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। लेकिन अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश खुद को एक राजनीतिक शिकार के रूप में पेश कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस विक्टिम कार्ड के जरिए वह केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान को कटाक्ष किया और कहा कि किसी के श्राप से सरकारें नहीं गिरती, सरकारें काम से बनती और बिगड़ती हैं। भूपेश बघेल मुद्दे को भटका रहे हैं। उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक मोड में। चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या भूपेश बघेल बेटे की गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या पूर्व सीएम बेटे को ढाल बनाकर
केंद्र की राजनीति में सेट होना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या केंद्र कनेक्शन जोड़कर बेटे के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं भूपेश बघेल? 3 सवाल जो वंसल न्यूज उठा रहे हैं, मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। इंद्र दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ के.एस. चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र जी हैं मेरे साथ, सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूँ। सुरेंद्र जी, बघेल जी कहते हैं कि जिसने गिरफ्तार किया उसकी सरकार गई, क्या ये लोकतंत्र है या श्राप तंत्र? जी सुरेंद्र जी। देखिए आदित्य जी, बघेल जी ने संदर्भ के रूप में उसको प्रस्तुत किया। आज हरेली तिहार है, छत्तीसगढ़ का पहला तिहार साल का, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ प्रदेश है और ये केवल एक तिहार नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धि से जुड़ी है। आज उसी हरेली उत्सव को संबोधित करते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि अडानी के मुनाफे के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जब जब अडानी पर आरोप लगता है तो पूरी भाजपा जो है वो जवाब देने लगती है। अभी आपके प्रोमो में हमने सुना, संवैधानिक पद पर है रमन सिंह जी, अगर इनको जवाब ही देना है तो पनामा पेपर पर बोलते, गढ़मुक्तेश्वर के रिसोर्ट में कलकत्ता की फर्जी सेल कंपनियों पर बोलते, डीकेएस घोटाले पर, अंतागढ़ पर जिन पर आरोप लगे उस पर भी सफाई देनी चाहिए। हम तो नहीं मानते, हम मांग भी नहीं रहे हैं सफाई उनसे, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन जब जब ईडी पर आरोप लगता है, जब जब अडानी पर आरोप लगता है, तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मच जाती है जवाब देने में, अपना नंबर बढ़ाने। तो इनको समझ लेना चाहिए कि सत्यपाल मलिक और सुब्रमण्यम स्वामी और हाल ही में जगदीप धनखड़ जी की आंखें खुल गई है। तो ये केवल अडानी के मुनाफे के लिए काम करने वाली सरकार है। सही तो कहा भूपेश बघेल जी ने, पहले अंग्रेजों के साथ ये हुआ करते थे, अब पूंजीपतियों के साथ ये है। पहले अंग्रेजों के चाटुकार थे, अब अडानी के इशारे पे काम कर रहे हैं। देखिए बरसात का समय है, 15 जून से 15 अक्टूबर तक तमाम जो संरक्षित वन होते हैं वहां प्रवेश निषेध होता है। बताए, एक कागज दिखा दे वन विभाग का, अनुमति दिया गया हो। अडानी के लोग 2-2 हजार आराम मिल मशीन लेके कैसे चले गए वहां पर? तो सवाल तो जायज है। और जिस दिन विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव आना था अवैध कटाई को, तमनार के जंगल को लेके बीजापुर में कोरंडम के खदान के लिए जो बिना परिवहन मंजूर के काटे गए, उस दिन इस तरह की कार्रवाई 3 साल से ईडी कार्रवाई कर रही है। पहले भी पूछताछ हुए, अभी की गिरफ्तारी जो आधार बताया जा रहा है वो तो बेहद जो है निंदनीय है। एक आरोपी जो फरार है न्यायालय के रिकॉर्ड में, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, उसके बयान पर आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे बिना समन जारी किए, बिना आधार के? जो 16 करोड़ बता रहे हैं वो तो पैतृक भूमि पे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लाए और उसकी बिक्री का पैसा टीडीएस कट के खाते में आया, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। 36,000 करोड़ का नान घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, डीकेएस घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, फर्जी सेल कंपनियों से पैसा लेना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। चिंतामणि महाराज इनकी पार्टी में जाके पाक साफ हो गए, सांसद भी बन गए, जांच रोक दी गई, तमाम उदाहरण है ऐसे। तो ये तो दिख रहे हैं। और भूपेश बघेल जी ने कार्यकर्ताओं से यही आह्वान किया कि हिम्मत से रणनीति बना के लड़ने की जरूरत है, घबराने डरने वाले नहीं है कांग्रेस। चौहान साहब, भूपेश बघेल ने श्राप दे दिया है, अब गई आपकी सरकार। श्राप की काट निकालने के लिए आप लोग कहीं तंत्र मंत्र टोटका उटका पे विचार तो नहीं कर रहे हैं? चौहान साहब, इसके पहले सबसे पहले आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं हरेली तिहार की सभी लोगों को गाढ़ बधाई देता हूँ। मैं सुरेंद्र वर्मा जी के साथ बहुत डिबेट में बैठा हूँ, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इनके पास इस विषय में बोलने के लिए कुछ नहीं है और पूरा भारत का भ्रमण करके ये आ गए हैं। मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कि टॉपिक कौन सा है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया और इस टॉपिक को छोड़ के बाकी सब टॉपिक के बारे में बोल दिया। ठीक है, अब मुझे ये बात समझ में आती है आदित्य जी कि 3 साल पहले जो शराबबंदी का षड्यंत्र जो किया गया था वो षड्यंत्र पूर्वक किया गया, क्योंकि वो घोटाला हुआ षड्यंत्र पूर्वक हुआ, उसमें चैतन्य बघेल का नाम डलवाया गया षड्यंत्र पूर्वक। किसने डलवाया? और वो भी भूपेश बघेल ने डलवाया। तो ये घोटाला भी भूपेश बघेल जी ने करवाया, उनका नाम भी भूपेश बघेल जी ने डलवाया। अभी गिरफ्तारी भी षड्यंत्र पूर्वक इसी के कारण हुई, क्योंकि ये टोटका पूरा करना था, अपने मंसूबे को पूरा करना था। अब मुझे एक और बात समझ में नहीं आती है कि अगर ये टोटका है इनके लिए कि ये अपने मंसूबे पे कामयाब हो सकते हैं, तो उसको चैतन्य बघेल को छुड़वाने की कोशिश क्यों कर रहा है? छुड़वाने की
की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने मंसूबे पर पूरे कामयाब हो जाए आप, उसके बाद छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे मानसिक दिवालियापन की भी कोई हद होती है आदित्य जी। एक पूर्व मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट दे रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री, ये कोई तरीका होता है क्या? वर्तमान में क्या है बता दीजिए, वर्तमान में क्या है? राजनीति करनी है, राजनीतिक बयान देना है तो इस्तीफा दे दे। ये बोल के ये राजनीतिक नपुंसकता है। भाजपा के मंत्री बयान क्यों नहीं देते? विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से बयान दिलवाया जा रहा है। साथ रखिए महोदय, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। चौहान साहब मैं लौटता हूँ। अनुरुद्ध जी, आपका क्या मानना है, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के 2028 इलेक्शन का कोई फैक्टर बनेगा, या सिर्फ ये एक पिता के दिल से निकली बद्दुआ समझें? जी अनुरुद्ध जी। देखिए आदित्य जी, मैं भूपेश बघेल जी का जो बयान है या जो उन्होंने जो कैमरे के सामने कहा, मैं उसको देख रहा था और सुन रहा था। उन्होंने पिताजी का उल्लेख किया, अपना उल्लेख किया, बेटे का उल्लेख किया, और गौर करिए कि तीनों में जो है परिस्थितियां बड़ी अलग अलग थी। ये भी एक संयोग है कि यहाँ पे 4 मुख्यमंत्री हुए 25 साल में। भूपेश बघेल जी को छोड़ दें तो अजीत जोगी जी के कार्यकाल में पिता नंद कुमार बघेल जी की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो है भूपेश बघेल जी की गिरफ्तारी हुई, और आज विष्णुदेव साय जी का जो है समय है तो आज जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। मैंने पहले ही कहा कि परिस्थितियां जो है तीनों में अलग अलग थी। नंद कुमार बघेल जी, उन्होंने लेखन कार्य किया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके आधार पे जो है गिरफ्तारी हुई थी जोगी जी के शासनकाल में। लेकिन इस बात को भी नोटिस में लीजिए कि उस समय खुद भूपेश बघेल जी जोगी जी की सरकार में मंत्री थे। बिल्कुल। और मतलब लोग हैरान थे कि जोगी जी की सरकार में जो भूपेश बघेल जी मंत्री हैं और एक पुस्तक लेखन पे पिता की गिरफ्तारी कैसे हो गई। लेकिन ये गौर करिए कि जब भूपेश बघेल जी की गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में, वो तीसरा शासनकाल था, और ये जो बात थी 2019-18 की, तो 2018 में गिरफ्तारी हुई तो भूपेश बघेल जी एक बड़े नेता बन चुके थे, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेतृत्व जो है कांग्रेस का उनके हाथ में था। तो उनकी गिरफ्तारी का जो है अपना बहुत बड़ा एक मैसेज तो कहीं ना कहीं गया था। अब बात है पुत्र की गिरफ्तारी की, चैतन्य बघेल की। चैतन्य बघेल की जो, जैसे मैं राजनीतिक मित्रों से जैसे सुनता हूं और अगर कहीं और भी अन्य लोगों से मेरी बातचीत होती है तो उनके बारे में बड़ा पॉजिटिव कहा जाता है, ये अच्छी बात है। मतलब उन्होंने अपनी पिता की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा। लेकिन एक बात ये भी गौर करिए कि मतलब जैसे पुत्र की गिरफ्तारी, उससे जो चीजें परिस्थितियां बदल जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? 2006 में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में। उसके बाद चुनाव हुआ तो क्या सरकार बदली? नहीं। 6 में गिरफ्तारी हुई थी, 8 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर 13 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मतलब झीरम कांड भी हुआ था। जी हाँ, झीरम कांड भी हुआ। जोगी जी बहुत बड़े नेता थे और आखिरी सांस तक रहे। मैंने कहा मतलब पिताजी का अलग आधार था, भूपेश जी का अपना अलग आधार है, और अमित जी का, चैतन्य जी का अपना एक अलग आधार है। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की किसी भी बात को कहीं से कमतर नहीं आंका जाता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। सुरेंद्र जी, 2003 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, 2018 की परिस्थितियां और अलग थी। आप लोगों को पता है कि भाजपा क्यों हारी और आप लोग सत्ता में क्यों आए। अब भूपेश बघेल जिस दार्शनिक अंदाज में भाजपा की सत्ता जाने और आप लोगों के सत्ता में लौटने को परिभाषित कर रहे हैं, वो तो काफी हैरान करता है। राजनीति इसी से चलेगी क्या, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए आदित्य जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत सारी बातें उन्होंने की और आप भी इस बात के गवाह हैं कि मई 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की स्वर्गीय माता जी को पैतृक जमीन को नपवा के यहाँ थाने में बैठाया गया था। घड़ी चौक में जो शाखा है, आप भी इस बात के गवाह हैं। वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और 2018 में भूपेश बघेल जी को जेल में डाला गया था। उससे पहले भी भूपेश बघेल जी तो संघर्षशील है, आप इस बात के गवाह हैं कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और कई बार वो जेल गए अनेक अनेक कारणों से। तो जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है और पहले भी यही करते रहे। अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ये सरकार चलाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के क्या इनके तमाम इतिहास काली से पुते हैं, तो ये करेंगे ही, स्वाभाविक है। और इसी को लेकर भूपेश बघेल जी ने तो कहा, जिस तरह से जैसे उनकी माताजी को उस समय बुलाया गया, जमीन अपवाई गई, उसी तरह से चैतन्य बघेल ने जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का आरोप लगाया जा रहा है, विठलपुरम की जमीन तो पैतृक है इनकी,
और जो पैसे उस मकान के बिक्री से आए हैं वो टीडीएस काट के आए, इनकम टैक्स में दिखाया गया है, वो सारे एविडेंस जो है न्यायालय में जमा किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अडानी के लूट का विरोध करने वालों के खिलाफ इसी तरह से अत्याचार किया जाएगा, या तो मार के मनीष कुड़ियाम जैसे नक्सली बता दिया जाएगा। सुन लीजिए, या तो जेल में डाल दिया जाएगा। बस्तर में सैकड़ों युवा आज जेल भेजे गए हैं जिनके घर वालों को ना पता है, ना इस सरकार के में कोई जानकारी दी जा रही है। तो आज भूपेश बघेल ने सभी विषयों को, आज किसानों का त्योहार है, खाद की समस्या से किसान जूझ रहा है, 62% डीएपी आया ही नहीं, इनका एनपीके का पता नहीं है, गोठानों में ये गौ पूजन का दिन है। क्या आप मानते हैं कि भूपेश बघेल के पिता की गिरफ्तारी की वजह से 2003 में जोगी हारे? भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के कारण आप लोग 2018 में चुनाव हारे, ऐसा लगता है आपको? आदित्य जी, चौहान साहब, देश का लोकतंत्र किसी की गिरफ्तारी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देश का लोकतंत्र इसकी जनता के जनार्दन के ऊपर डिपेंड करता है। जो जनता चाहती है, जो जनता के हित में होता है, वो सभी चीजें होती हैं। कोई देश का लोकतंत्र जो है, देश का लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की गिरफ्तारी या किसी के छूट के ऊपर नहीं। अगर उनको छोड़ दिया जाता तो क्या वो सरकार फिर से आ जाती? जी नहीं। देश का, और ऐसा बोल के भूपेश बघेल जी ने देश की जनता का अपमान किया। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन अनिरुद्ध दुबे जी ने दिया शुरू से लेकर आखिरी तक। हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि ये इस स्टेटमेंट के मायने क्या है। इसीलिए इस स्टेटमेंट के लिए हमारे साथी प्रवक्ता जो सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। अनिरुद्ध दुबे जी ने पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि अनिरुद्ध जी, आप भूपेश बघेल के तर्क से कितने सहमत है? आपने तो देखा होगा 2003 और 2018 का चुनाव, क्या उसमें फैक्टर रहे थे जिसकी वजह से सत्ता पलट हुआ? जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, क्या वो फैक्टर थे? जी हाँ, मैंने 2003 का भी चुनाव देखा और 2018 का भी चुनाव देखा। 2003 में जो है परिस्थितियां तो बहुत बड़ी, मतलब उसका वर्णन करेंगे तो जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा। हम सीधे 2018 में ही आते हैं। ये था कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जो है वो 3 बार की सरकार हो चुकी थी। तो उस समय ये था कि कुछ नेताओं का अहंकार जो है जबरदस्त तरीके से सामने था। कुछ नेताओं का उस समय ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी हो गया था कि उनको जो नीचे जमीन दिखती ही नहीं थी, या तो उनको आसमान दिखता था या कुछ सामने ही नजर आता था, नीचे जमीन नजर नहीं आती थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस कदर उपेक्षा होती रही थी आखिरी के कार्यकाल में कि कार्यकर्ता घर बैठ गया था चुनाव के समय में, बट वो कामना करने लग गया था कि सरकार निपट जाए। और जब सरकार गई थी सबसे ज्यादा खुश शायद वही हुआ था। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं, सारी चीजें। लेकिन अभी जो है, अभी आने वाले समय को लेकर कुछ भी कहना आदित्य जी बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 1.5 साल का समय निकला है। लेकिन हर पार्टी को जो है बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ है, यहाँ की जनता जो है कब क्या कर दे ये समझ से परे। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में आपने 2003 का चुनाव देखा होगा, 2013 का देखा होगा, 2018, 2003 के अगर चुनाव से शुरुआत करें, जहां से भूपेश बघेल कहते हैं, इस सभी चुनाव में मैं शब्द बहुत अहम रहा। जब सरकारें मैं पे गई, अजीत जोगी मैं पे रहे। 2003 का चुनाव, किस तरह से नंद कुमार को हमने देखा, साय जी को पिटवाया गया, किस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई, धनंजय सिंह परिहार वाली घटना हुई, बहुत अलग अलग तरह की घटना 2003 में हमने देखी। 2018 में वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सरकार से ऊब गया था। बहुत सारी परेशानियां उस समय भी, बिल्कुल सही बात है, उस समय सरकार कुछ लोगों के हाथों में थी, वो नुकसान उठाना पड़ा। शायद 2023 में ये नुकसान भूपेश बघेल को भी उठाना पड़ा, चाहे वो माने या ना माने। लेकिन अभी चुनाव में बहुत समय है, निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बनेगा। कितना फायदा मिलता है, जनता कितना फायदा 2028 के चुनाव में देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।